गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? माजुली नदी द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। किस नदी पे? चूंकि ये नदी द्वीप है तो यानी कि किसी नदी पे स्थित है। किस नदी पे? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। और इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो लगभग 352 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और इसमें लगभग देखा जाए इस द्वीप पे 1.5 लाख की जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। अब आते हैं हम आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सैला सुरंग स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर असम? करेक्ट आंसर इज ए, अरुणाचल प्रदेश में जो है सैला सुरंग स्थित है। दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था, लेकिन फिर से ये सुरंग जो है चर्चा में बनी हुई है, न्यूज में बनी हुई है, जिसके कारण हम आज इस प्रश्न को डिस्कस फिर से कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस कारण से ये सुरंग जो है चर्चा में बनी हुई है। तो देखा जाए हम सैला सुरंग की अगर लोकेशन की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये तवांग घाटी के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। देखिए आपके सामने अरुणाचल प्रदेश का मैप दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा? तो ये पश्चिमी कामेंग जिला दिख रहा है और यहाँ पे आपको तवांग घाटी दिख रही है। और ध्यान रखिएगा ये जो है सैला सुरंग जो है इसे असम में गुवाहाटी से लेकर के यहाँ पे आप देखिए गुवाहाटी से, और यहाँ पे असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच में जो है वो हर मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। इसका निर्माण देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तिब्बत का क्षेत्र यानी कि चीन का क्षेत्र है। तो ये सुरंग जो है ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच में स्थित है, उसके साथ जो है विभिन्न स्थानों पर सैनिकों को, हथियारों को बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भी इस सुरंग का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ जैसा कि बताया गया तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण जो कि किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो प्रोजेक्ट वर्तक के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है इस सैला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये सुरंग जाके कहाँ पे स्थित है? तो ये बालीपारा चारा दुआर तवांग ये सड़क है दोस्तों, जो कि कितनी लंबी ये सड़क है? तो 317 किलोमीटर की लंबी सड़क है BCT, और इसी रोड पर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। और अगर हम BCT रोड की बात करें दोस्तों तो ये BCT रोड जो है, ये सड़क जो है ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कमांग, ठीक है, कामेंग और पश्चिमी कामेंग और जो तवांग जिला है, इन तीनों जिलों को देखा जाए तो ये शेष भारत से जोड़ने का कार्य जो सड़क करती है वो कौन सी करती है? बालापारा, चारद्वार और तवांग। और यहीं पर इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्षेत्र, ये सुरंग जो है सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे देखिए ये भारत और चीन के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर हम इसकी बात करें तो इस सुरंग में जिस चर्चा का कारण इसलिए बनी हुई है कि अभी हाल ही में देखा जाए एक समारोह के माध्यम से 980 मीटर लंबी इस सुरंग के लिए अंतिम विस्फोट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो सुरंग है इसमें देखा जाए तो इसमें इसका जो निर्माण कार्य किया गया था शुरू किया गया था वर्ष 2019 में किया गया था। और ऐसा माना जा रहा है कि इस फरवरी यानी कि फरवरी 2022 तक इसका जो है निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ था इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, तो ये था हमारा कुछ सैला सुरंग से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और दोस्तों इसके बात करें अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू, जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है BD मिश्रा, जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। और हम लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें 2 हैं और राज्यसभा की सीटें 1 हैं। ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ हरित ईंधन समझौता किया है? यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर रूस? तो करेक्ट आंसर इज B है, डेनमार्क के साथ भारत ने हरित ईंधन समझौता किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं पर्यावरण जो है किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण जिस तरह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है और जो वैश्विक तापमान की जो चुनौती है उन सबको देखते हुए देश भर में देखा जाए तो व्यापक स्तर पर जो है जो
हम वर्तमान में जो जीवाश्म ईंधन यूज़ करते हैं उसके स्थान पे किस ईंधन का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है? हरित ईंधन, जिसे हम जैव ईंधन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से ये पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। तो इसी क्षेत्र में जो है इन दोनों देशों ने यानी कि भारत और डेनमार्क ने एक समझौता किया है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो भारत और डेनमार्क जो है हरित हाइड्रोजन सहित ईंधनों पर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रारंभ करने पर ये दोनों देश जो है सहमत हुए हैं। इसके तहत देखा जाए तो दोनों देशों ने हरित समाधानों जैसे कि हरित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार में निवेश की रणनीति पर विशेष ध्यान दिया है। ये समझौते, इसको देखा जाए, इस समझौते पर पहले से एक रणनीति अपनाई गई थी इन दोनों देशों के द्वारा। ये क्या था? तो ये हरित सामरिक भागीदारी कार्य योजना वर्ष 2020 से 2025 यानी कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान 2020 से 2025 के हिस्से के रूप में जो है इस लक्ष्य को, ये जो उद्देश्य है, समझौता है, उसके तहत जो है इसको हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों को पूरा करने, पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करके वैश्विक जलवायु संकट को कम करने में योगदान देगा। ठीक है, तो देखिए पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस वर्ष हुआ था। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता। तो इन सब के तहत जो लक्ष्य थे, उसके तहत जो वैश्विक जलवायु संकट है उसको कम करने के लिए ये जो है इन दोनों देशों के द्वारा जो समझौता किया गया है उसमें काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, तो जैसा जान रहे हैं तो ये चीज़ था। तो बढ़ती जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनको देखते हुए जो भारत और डेनमार्क ने हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन विकल्पों पर आधारित संयुक्त अनुसंधान व विकास पर सहमति जताई है। और वहीं हम देखें डेनमार्क की बात करें दोस्तों, तो डेनमार्क की अगर बात किया जाए तो यहाँ आपके सामने जो है यूरोप का मैप खुला है। डेनमार्क जो कि एक यूरोप का देश है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी राजधानी हमें कहाँ दिख रही है? कोपेनहेगन जो है इसकी राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए डेनमार्क की करेंसी क्या है दोस्तों, तो डेनिश क्रेन जो है वो यहाँ की डेनिश क्रोन जो है वो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की जो है प्रधानमंत्री हैं, अभी लास्ट ईयर भारत यात्रा पे भी वो आई थी, जिनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन, जो है वो यहाँ की जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगर हम डेनमार्क की लोकेशन को देखें दोस्तों तो ये जो है इसके अगर भू सीमा को देखा जाए तो केवल और केवल ये किससे टच करती है? जर्मनी से जो है ये अपनी भू सीमा से इसको टच कर रही मिल रही है। और यहाँ पे देखा जाए जो स्वीडन से अलग कौन कर रहा है इसको? बाल्टिक। और जो नॉर्थ सी है वो क्या कर रहा है? स्वीडन से इसको अलग कर रहा है, किसको? डेनमार्क को अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये था डेनमार्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर का अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया गया है? अमित शाह, अनुराग सिंह ठाकुर, डॉक्टर मनसुख मांडविया या फिर राजनाथ सिंह? करेक्ट आंसर इज डी, माफ करिएगा सी, डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा जो है नाइपर का अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च का अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की बात करें दोस्तों तो यह पोर्टल जो है अनुसंधान पोर्टल सभी 7, ठीक है, नाइपर के अनुसंधान गतिविधियों पर पकड़ बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग के द्वारा बनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? एक ही साथ पर सभी नाइपर के अनुसंधान गतिविधियों, पेटेंट और प्रकाशनों के बारे में जानकारी देना। ठीक है, नाइपर की यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इसके बारे में थोड़ा सा यहीं पे समझ लीजिए, बहुत सारी जानकारी इसमें नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। तो नाइपर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये जो स्थापित किया गया है ये पोर्टल क्या करेगा? तो ये जितने भी फार्मास्यूटिकल से संबंधित जो इंडस्ट्री हैं, ठीक है, और जितने भी और नाइपर, ठीक है, जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल से संबंधित और नाइपर के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके तहत, इस पोर्टल के तहत जो औद्योगिक जगत है, किससे संबंधित, जो फार्मास्यूटिकल से संबंधित जो औद्योगिक जगत है, उनको जो नाइपर के द्वारा जो कुछ भी रिसर्च किया जा रहा है, जो कुछ भी रिसर्च कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में लगातार ये पोर्टल क्या करेगा? जानकारी देता रहेगा। ठीक है, अगर हम इस संस्था की बात करें दोस्तों तो जो नाइपर है वो फार्मास्यूटिकल साइंस में पहला राष्ट्रीय स्तर का संस्था है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर का पहला जो संस्था है फार्मास्यूटिकल साइंस में कौन है? वो नाइपर है। उद्देश्य क्या है कि जो भी फार्मास्यूटिकल्स जो साइंस का है उससे संबंधित जो है रिसर्च है, उन रिसर्च को बढ़ावा देना ही इस नाइपर का उद्देश्य है। नाइपर के बारे में बात करें दोस्तों तो ये जो है एक स्वायत्त निकाय है,
स्वायत्त निकाय है, किसके अधीन है, किसके अधीन देखा जाए तो ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय का जो फार्मास्यूटिकल्स विभाग है उसी के अधीन जो है नाइपर एक स्वायत्त निकाय है। और ये क्या कार्य करता है, तो ये जितने भी फार्मास्यूटिकल से संबंधित इंडस्ट्री है उनके जो संबंधित जो रिसर्च है, यानी कि जो अनुसंधान वैज्ञानिक है, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको क्या करता है, प्रशिक्षित करता है, जिससे कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान हो गया, शिक्षा हो गया, उसके स्तर को मजबूत किया जा सके और इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। यही क्या है, नाइपर है। तो मेनली ध्यान रखिएगा कि ये एक स्वायत्त निकाय है और ये फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधीन है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग किसके मंत्रालय के अधीन है, तो ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज जी, महाराष्ट्र में जो है अनुसूचित जाति के उद्यमियों, ध्यान रखिएगा अनुसूचित जाति नहीं पूछा, अनुसूचित जाति के जो उद्यमी हैं उनकी संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र में अधिक है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में देखा जाए सबसे अधिक अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या है। यहाँ पे देखा जाए जितने भी अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या है उसमें देखा जाए 96,805 जो है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व में है। ठीक है, जितने भी ये जो देखेंगे तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है उसमें से देखा जाए इतने जो हैं वो किसके अधीन में, स्वामित्व में है, ये अनुसूचित जातियों के स्वामित्व में महाराष्ट्र के। वहीं अगर हम दूसरे और तीसरे स्थान पे बात करें, ये किस राज्य में जो है, दूसरा स्थान कौन सा राज्य है, तीसरा स्थान उद्यमियों के मामले में अनुसूचित जो जाति के उद्यमी हैं, तो इसमें देखा जाए दूसरे स्थान पे कौन सा है दोस्तों, तो तमिलनाडु का है स्थान। दूसरा कितने हैं, 42,997। और वहीं देखा जाए तीसरे स्थान पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें कौन दिख रहा है, राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पे दिख रहा है। तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की संख्या में, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पे कौन है दोस्तों, ये है आपका राजस्थान है। कितना है यहाँ पे, तो 38,517। अगर हम बात करें 23 जनवरी 2022 तक देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या कितनी थी, तो ये देखा जाए 4,53,972 थी। अब बात करें दोस्तों अनुसूचित जातियों की आबादी के बारे में, तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक अनुसूचित जातियों वाला राज्य है। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हमें कौन दिख रहा है, बिहार दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाले जो है वो राज्य कौन सा है, किसके राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, और हाँ किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स है यानी कि ST और SC जो है किस राज्य में नहीं है, और शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो किस राज्य में उनकी संख्या सबसे अधिक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आगे देखते हैं और अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, यहाँ पे भारत और किस संगठन ने डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दिया है, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक या फिर नाटो। करेक्ट आंसर इज दोस्तों क्या है इसका, ए है। ठीक है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, आसियान देश और भारत के बीच में डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे देखा जाए दक्षिण, यानी कि अगर इसको हिंदी में देखें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन का हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है। इन देशों के डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई थी, वर्चुअल माध्यम से हुई थी, और इस बैठक की अध्यक्षता देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के जो संचार मंत्री जिनका नाम है देबू सिंह चौहान, और म्यांमार के जो परिवहन और संचार मंत्री जिनका नाम है एडमिरल, ठीक है, टिन आंग सांग ने जो है इस बैठक की अध्यक्षता की, जो कि वर्चुअल माध्यम से हुआ था। डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक हुआ था, आसियान देशों के डिजिटल जो मंत्रियों की दूसरी बैठक वर्चुअल माध्यम से हुआ था, और ये इन देशों के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई। इस बैठक के दौरान देखा जाए तो भारत और आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी मिला है। इस कार्य योजना के तहत देखा जाए दोस्तों तो जो क्षेत्रीय डिजिटल सहयोग को मजबूत करने से संबंधित विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर चर्चा किया गया। कार्य योजना में देखा जाए तो चोरी हुए और नकली मोबाइल हैंडसेटों को इस्तेमाल से निपटाना, ठीक है, देशव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस प्रणाली बनाना, क्षमता निर्माण और सूचना एवं प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरने वाले पक्षों के बारे में
जानकारी साझा करना आदि शामिल था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी ये कुछ जो है क्षेत्र शामिल थे इस किसमें देखा जाए तो ये डिजिटल कार्य योजना 2022 जो कि किसके किसके भारत और आसियान देशों के बीच में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो इसी के तहत देखा जाए तो यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखी गई, ध्यान नहीं दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपके सामने आसियान देशों का एक मैप खुला हुआ है। आसियान, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, ये क्या है 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है। जो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में जो देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे 10 देश हैं, उन्हीं के देशों का एक समूह है। कौन सा? आसियान है। और इन देशों में कौन कौन शामिल है तो यहाँ पे देखा जाए म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, ठीक है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है और ये फिलीपींस। ये 10 देशों का समूह है। आपके सामने लोकेशन भी खुली हुई है। ठीक है, अगर हम इसके आसियान देशों की बात करें दोस्तों कि आसियान संगठन का जो है स्थापना कब हुआ था तो इसकी जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त को हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1967 में हुई थी। और कहाँ पे? तो ये एक घोषणा पत्र, कौन सा घोषणा पत्र था दोस्तों? आसियान घोषणा पत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आसियान घोषणा पत्र। और इस आसियान घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और ये संस्थापक राष्ट्र कौन थे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 5 संस्थापक राष्ट्र थे। ये 10 के 10 नहीं थे। 5 संस्थापक राष्ट्र में देखा जाए तो इंडोनेशिया था, ठीक है, फिर आपका देखा जाए तो मलेशिया था, और फिर देखा जाए तो फिलीपींस था, फिर सिंगापुर है, ठीक है, और अंत में देखा जाए तो थाईलैंड है। ठीक है, क्योंकि इस आसियान घोषणा पत्र को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न भी आ चुका है। इसको हम जानते हैं बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है, बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है। और क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका जो स्थापना हुई थी, इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी, जिस कारण से हम आसियान घोषणा पत्र को बैंकॉक घोषणा पत्र के भी नाम से जानते हैं। इसका जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी जकार्ता है। और जकार्ता में जो है इसकी राजधानी जो है इस आसियान देशों का जो आसियान संगठन का हेडक्वार्टर है। ये जो समूह है 10 देशों का, इसको स्थापना का उद्देश्य कहते हैं संगठन का। तो ये जो देशों का, ये जो 10 देशों का समूह है, इन देशों में आपस में आर्थिक विकास, समृद्धि को बढ़ावा देना और शेष में, ठीक है, और क्षेत्र में देखा जाए तो शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए जो है इस संगठन का निर्माण किया गया था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसा कि इसका जो राजधानी जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, तो अभी हाल फिलहाल में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को हस्तांतरित करने की बात किया है। तो बताइए कहाँ पे जो है अपनी नई राजधानी कौन सी बनाने की बात इंडोनेशिया के द्वारा किया है? हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा किया था। अब आते हैं हम अपने जो है अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार किस देश की तकनीकी मदद में 150 किस देश की तकनीकी मदद से 150 गाँव को उत्कृष्ट गांव यानी कि एक्सीलेंस और विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की योजना बना रहा है? रूस, इजराइल, जापान या फिर फ्रांस? करेक्ट आंसर इज जो है कृषि क्षेत्र से जो संबंधित टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, उसको कौन? इजराइल। और इजराइल की ही सहायता से भारत जो है वो 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना बना रहा है। इसके बारे में देखते हैं। तो भारत सरकार ने इजराइल की तकनीकी मदद से 12 राज्यों के 150 गाँव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का फैसला किया है। अभी इसको भी समझेंगे क्या है विलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्ट गांव क्या है। और इसके तहत देखा जाए तो इजराइल सरकार जो है वो पहले से ही इन 12 राज्यों में, जिन 12 राज्यों में 150 गांव को उत्कृष्ट गांव बनाया है, उनमें पहले से 29 जो है उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया है। चूंकि ये सेंटर है, ठीक है, इन 12 राज्यों में सेंटर को स्थापित किया है, तो ये सेंटर क्या है ये समझ लीजिए। तो ये जो उत्कृष्टता केंद्र जो है दोस्तों, ये एक तरीके से जो स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुरूप इजराइल कृषि प्रौद्योगिकी के ज्ञान हस्तांतरण के लिए एक गहन कृषि फर्म है। तो ये फर्म है चूँकि किससे संबंधित, जितने भी जो इजराइल कृषि प्रौद्योगिकी के ज्ञान से संबंधित जो है ये एक फर्म है। तो ये फर्म क्या करेगा, ये सेंटर क्या करेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा, सर्वोत्तम कृषि के तौर तरीकों का प्रदर्शन करेगा, और साथ ही साथ जो इजराइल के नए कृषि प्रौद्योगिकी हैं उसके आधार पर, उन कृषि प्रौद्योगिकी के आधार पर किस तरीके से जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप
जो है किसानों को प्रशिक्षित किया जाए, इसके बारे में जो ये सेंटर वर्क करेगा। ठीक है, कि किस तरीके से जो इजराइल की तकनीकी है उसको क्या किया जाए, अपने मतलब जो हमारी परिस्थिति के अनुरूप किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इन सब से प्रशिक्षित कौन करेगा, ये सेंटर करेगा। उद्देश्य क्या होगा इसका, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा जितने भी चयनित, देखिए सभी फसलों पे नहीं, कुछ चयनित प्रमुख फसलों पर ध्यान देकर के किसानों को लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, और इसके बारे में देखा जाए तो ये उत्कृष्ट केंद्र जो है वो 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों का उत्पादन कर रहा है, और यह प्रति वर्ष देखा जाए तो प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। जैसा कि हमने बताया कि किस तरीके से प्रशिक्षण, यानी कि जो कृषि जो इजराइल की जो नए कृषि प्रौद्योगिकी है उसके आधार पर किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है। उत्कृष्टता केंद्र के ही पास देखा जाए, केंद्र के पास स्थित 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदला जाएगा। तो ये जो सरकार का फैसला 150 गाँव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित करने का निर्णय जो सरकार का है, वो एक तरीके से देखा जाए तो यह योजना जो है वो कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। किस तरीके से जो हमारे देश में जो परंपरावादी जो तरीके से जो भारतीय कृषि का संचालन हो रहा है, उस परंपरावादी तरीके से जो तरीका है जो हमारे देश में जिसका कृषि का संचालन जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं परंपरावादी तरीका, उसमें क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को, यानी कि जो तकनीकी है उसको उसमें लाएगा, तकनीकी आधारित उस कृषि को बदलेगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो हमारी फसलें हैं उन फसलों की गुणवत्ता जो है वो सुधरेगी, उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी, और इसी के साथ साथ जब उनकी कटाई होती है तो उस कटाई को भी वो काफ़ी सुगम बनाएगा। अंत में देखा जाए तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचेगा इस उत्कृष्ट गांव से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो तकनीकी उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रहा है, किसकी तकनीकी मदद से, किस देश की तकनीकी की मदद से, तो ये बना रहा है इजराइल की मदद से। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने एक अध्यादेश के जरिए लोकायुक्त अधिनियम 1999 की धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर तेलंगाना? करेक्ट आंसर इज सी, केरल जो है वो लोकायुक्त अधिनियम 1999 की धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। और जैसा कि आप दोस्तों जानते ही हैं, हमारे देश में लोकपाल, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत जो है संघ यानी कि केंद्र में एक लोकपाल होगा। ठीक है, और राज्य स्तर पे कौन सा होगा, राज्य स्तर पे देखा जाए लोकायुक्त की संस्थाएं होंगी। ठीक है, और ये संस्थाएं क्या करेंगी, ये एक संस्थाएं जो कि कौन सी संस्था, लोकपाल और जो लोकायुक्त है, ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय है। और ये कार्य क्या करती हैं दोस्तों, ये जो लोकायुक्त की बात हम कर रहे हैं और लोकपाल की, तो ये एक तरीके से अबुट्समैन का कार्य करती हैं, यानी कि एक तरीके से ये जांच करती हैं, जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगे उनकी जांच करती हैं, और इसी के कंट्रोल को कम करने का प्रयास कर रहा है केरल इस अध्यादेश के माध्यम से। तो आइए समझते हैं। तो केरल सरकार ने केरल लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिससे उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो अभी तक जो भ्रष्टाचार विरोधी जो निकाय की जो रिपोर्ट कौन सी, ये जो निकाय लोकायुक्त है, वो जो रिपोर्ट जो है जब देता था तो उसको खारिज करने का अधिकार राज्यों को नहीं होता था, उस पर एक्शन लेना पड़ता था। लेकिन अब जो है इस अध्यादेश के माध्यम से जो है वो खारिज कर सकता है। यहाँ पे राज्य मंडल, यहाँ पे देखा जाए जो राज्य मंत्रिमंडल है, उसने हाल ही में राज्यपाल से केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी करने का सिफारिश की है। और यह संशोधन देखिए क्या करेगा, तो ये लोकायुक्त के फैसले को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद, जैसा कि पहले होता था कि अगर कोई फैसला दिया है तो उसको मानना पड़ेगा, अब अगर जैसा कि जब संशोधन के बाद जब भी कोई लोकायुक्त अगर कोई फैसला सुना रहा है तो उस फैसले को सुनने के बाद राज्य को जो है ये अधिकार मिल जाएगा कि या तो उस फैसले को स्वीकार करेगा या तो उसे अस्वीकार करेगा। ये सब अधिकार राज्यों को मिल जाएगा इस अध्यादेश के बाद। यह प्रस्तावित अध्यादेश देखा जाए तो लोकायुक्त के पास केवल और केवल सिफारिश करने का ही या फिर सरकार को रिपोर्ट भेजने का ही अधिकार सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोकायुक्त की बात करें दोस्तों, तो लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल यानी कि इंडियन पार्लियामेंट ओम्बुड्समैन है, और इसे लोकायुक्त अधिनियम से लागू किया गया था। यहाँ पे देखें हम अध्यादेश की बात करें दोस्तों, तो आप बताइए किस भारत के किस अनुच्छेद में जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश की बात की गई है कि राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के माध्यम से, राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के माध्यम से जो है अध्यादेश पारित करता है। ठीक है, आइए, तो ये था हमारा कुछ इससे संबंधित तथ्य। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य को
RT-PCR प्रशिक्षण मोबाइल वैन आई लैब प्राप्त हुई है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। करेक्ट आंसर इज डी, मिजोरम को प्राप्त हुआ है। इसके बारे में देखा जाए तो मिजोरम को RT-PCR प्रशिक्षण मोबाइल वैन आई लैब प्राप्त हो गई है। ये राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर आर ललथेंगी लियाना ने आइजोल के निकट लेंगपुई में मोबाइल आई लैब वैन की सभी सुविधाओं का निरीक्षण किया है। यह मोबाइल वैन देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 जनवरी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस मोबाइल प्रशिक्षण सुविधा को जारी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है पूर्वोत्तर का कौन सा पहला राज्य जहाँ पे RT-PCR प्रशिक्षण मोबाइल वैन आई लैब प्राप्त हुआ है? तो ये मिजोरम को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो किस राज्य में स्थित है तेली नीलापुरम जो है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आइए देखते हैं किस कारण से ये चर्चा में है। तो यहाँ पे तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? श्रीकाकुलम जिले में। ठीक है, ये स्थित है। ये कारण में देखिए क्यों है, चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो इस अभ्यारण्य में देखा जाए, इस पक्षी अभ्यारण्य में एक प्रवासी पक्षी जिसका नाम है स्पॉट बिल पेलिकन, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्पॉट बिल पेलिकन की सामूहिक रूप से मौत हुई, जिसके कारण से ये अभ्यारण्य जो है वो चर्चा में था। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो उस आंकड़ों के मुताबिक हर साल साइबेरिया से, रूस से, मलेशिया से, हंगरी से, सिंगापुर और जर्मनी से विदेशी पक्षियों की करीब 113 प्रजातियां प्रजनन के लिए इस क्षेत्रों में आती हैं। इस साल के आसपास देखा जाए तो जलाशयों के शिकार करने वाले 100 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है। तो जैसे कि यहाँ पे स्पॉट बिल पेलिकन जो है वो इसका यहाँ पे सामूहिक रूप से जो है मौतें हुई, जिसके कारण से ये जो है तेली नीलापुरम जो है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य चर्चा में है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करो कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है और वो किस राज्य में स्थित है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न में, और हमारा लास्ट प्रश्न है कि सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? बहरीन, कुवैत, थाईलैंड, मलेशिया। करेक्ट आंसर सी, थाईलैंड के साथ देखा जाए 30 साल के बाद पुनः सऊदी अरब ने अपने संबंध को बहाल किया है। यहाँ से कुछ रत्न चोरी हो गए थे, जिसके बाद से इन दोनों देशों के बीच में जो है काफ़ी कड़वाहट आ गई थी। लेकिन देखा जाए जो सऊदी अरब और थाईलैंड ने जो चोरी के गहने और हत्याओं की जो एक श्रृंखला से संबंधित जो विवाद था, उस विवाद को देखा जाए 30 साल के बाद समाप्त कर दिया गया है। और ये कब हुआ? तो यहाँ के जो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है प्रयुक्त चान-ओ-चा, इन्होंने रियाद की यात्रा किया, सऊदी अरब की राजधानी रियाद का, और उस यात्रा के दौरान जो इन्होंने पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली किया। इसी के साथ साथ सऊदी अरब ने घोषणा किया है कि वहाँ के सऊदी अरब जो एयरलाइंस है वो अब डायरेक्ट जो है सीधी उड़ान भरेगी थाईलैंड के लिए। और यहाँ पे देखा जाए, देखिए कुछ समय पहले 30 साल पहले देखा जाए सऊदी अरब से कुछ रत्न चोरी हो गए थे, और उस रत्नों में देखा जाए 50 कैरेट का दुर्लभ नीला हीरा भी शामिल था, जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी थाईलैंड के प्रयासों से फिर से इन देशों के बीच में संबंध बहाली हो गई है। और चूंकि जैसा कि देखा जाए इन दोनों देशों के बीच जब कड़वाहट थी, जब रिश्ते खराब थे, तो इसके कारण से व्यापार पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा था और व्यापार में भारी गिरावट देखी गई थी। और इसी के साथ साथ जो थाई प्रवासी जो श्रमिक हैं जो सऊदी अरब में जाते थे, नौकरियां करते थे, उनकी नौकरियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अब चूंकि प्रयास से इन दोनों देशों ने आपसी संबंध को फिर से सुधार लिया है, फिर से उसकी मतलब संबंध बहाली की है 30 साल के बाद से। ठीक है, तो ये था थाईलैंड की। दोस्तों बात करें थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। देखिए आज हम लोगों ने काफ़ी बैंकॉक के बारे में पढ़ लिया। और यहाँ की करेंसी क्या है? थाई बात जो है वो यहाँ की करेंसी है। और जैसा कि आप यहाँ के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन है? प्रयुक्त चान-ओ-चा जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आज के फैक्ट्स ऑफ द डे पे, जिसमें सबसे पहला फैक्ट्स है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपा है। कितने में सौंपा है? 18,000 करोड़ को। ठीक है, तो एयर इंडिया की घर वापसी हुई है, टाटा समूह को भी एयर इंडिया मिल चुका है। भारत सरकार ने इसको 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को दिया है। वहीं देखा जाए तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदल देने की घोषणा किया। क्या नाम? टाटा प्ले। ठीक है, टाटा प्ले हो जाएगा। शहीद दिवस मनाया गया दोस्तों, 30 जनवरी को मनाया गया।
ठीक है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए, एक पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। इनका नाम क्या है? बुद्धदेव भट्टाचार्य। अगला है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित जसराज की जयंती थी 28 जनवरी 2022 को और इनकी जयंती के उपलक्ष्य में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया। और पंडित जसराज जो है किससे संबंधित? तो शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे। एयर एशिया ने अपना नाम बदल दिया है और नया नाम क्या रखा है दोस्तों? रखने की घोषणा किया है। कैपिटल ए जो है एयर एशिया का नया नाम होगा। वहीं देखा जाए, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे जिन्होंने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया। क्या नाम था? बिक्रम सोलंकी जो था इनका नाम था। वहीं नेक्स्ट है हमारा, कोरिया को हरा करके वर्ष 2022 का महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो जापान ने जीता है। और भारत को कौन सा पदक मिला था 2022 महिला एशिया कप में? तो ये मिला है, कांस्य पदक मिला था। वहीं देखा जाए, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन ने ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए कितने पैकेज की घोषणा किया है? तो 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की जो घोषणा की गई। देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में डिस्कस किया था, फिर से ये चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे संरक्षण देने के लिए जो है प्रधानमंत्री, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने की घोषणा की है, पैकेज की घोषणा की है। वहीं अंतिम में हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में कि सरकार ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को किस बैंक के साथ विलय करने की मंजूरी दी है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, को विलय करने की मंजूरी दिया है पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे, बातें उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें सबसे पहला है कि MNNIT प्रयागराज के नए निदेशक बनाए गए हैं। किससे बनाया गया है? प्रोफेसर रामाशंकर वर्मा को बनाया गया है। अगला है, कृत्रिम हृदय किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा कृत्रिम हृदय जो है विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कयर जियो टेक्नोलॉजी केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पे? वाराणसी में बनाया जाएगा कयर जियो टेक्नोलॉजी केंद्र, टेक्सटाइल केंद्र, मान करिएगा यहाँ पे कर जियो टेक्सटाइल केंद्र है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर देश के कुल 939 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक या फिर सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें से देखा जाए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मी थे? तो 79 पुलिसकर्मी थे। और अंतिम हमारा, संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के लिए नामांकन के तौर पे किस शहर को प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी शहर को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से था हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब आते हैं हम क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। बाकी दोस्तों, डेली जो हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।